जो सबसे बड़े मसाइल थे उनमें से एडमिनिस्ट्रेशन वाज वन ऑफ द मेजर इश्यूज़। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो इशू था उसमें ये था कि इंडिया ने पूरे का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उसको उन्होंने इनहेरिट कर लिया और पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज के बिहाफ पे कहा गया कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन जाके खुद बनाएं। तो इसी तरह पाकिस्तान मतलब जैसे कराची को कैपिटल बनाया गया, तो कराची वाज जस्ट लाइक अ टेंट, और दिल्ली जो मतलब पहले उनका जो कैपिटल था वो शानदार स्प्लेंडेड थी। तो इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरुआती दिनों में वो खुद गवर्नर बने और उसके साथ साथ उन्होंने लियाकत अली खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया और उन्होंने सिविल सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है उनको उन्होंने इनॉग्रेट किया। उसके साथ साथ हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और उसके अलावा उन्होंने एग्रीमेंट विथ टाटा कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल देयर फैमिलीज टू पाकिस्तान। ये सारी जो मसले मसाइल थे इनको मोहम्मद अली जिन्ना ने एडमिनिस्ट्रेशन वाले मसलों को उन्होंने इस तरह सॉल्व करने की कोशिश की। जो दूसरा मसला था वो है डिवीजन ऑफ आर्म्स एंड फाइनेंशियल असेट्स। अब आर्म्स और फाइनेंशियल असेट्स में जो जनरल थे आचिन लैक, उन्होंने एक डिवीजन बनाया, उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया। उसके मुताबिक पाकिस्तान को 36% जो आर्म्स थे वो दिए जाएंगे और 64% जो थे वो इंडिया को दिए जाएंगे। अब इसमें यह हुआ कि पाकिस्तान को जितने भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें दी गई वो सारी की सारी चीज़ें रस्टिक थी। वो मतलब उनका मतलब जो उनकी जो फंक्शनिंग थी वो काफ़ी अफेक्टेड थी। और उसके साथ साथ जो मतलब इंडिया वालों को दिए गए जितना भी सामान दिया गया वो काफ़ी मतलब बेहतरीन कंडीशन में था। तो इसी तरह जो मतलब आर्डनेंस जो फैक्ट्रीज थी वो 16 थी, वो इंडिया में थी। तो इसी तरह पैसों के हिसाब से 60 मिलियन पाकिस्तान को दिए गए, जिसमें से उन्होंने पाकिस्तान ने रावलपिंडी में उन्होंने अपनी आर्म्स की जो फैक्ट्री थे वो उन्होंने वहाँ पे बनाई। और फाइनेंशियल असेट्स की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान को जितने भी पैसे थे उनमें से 750 मिलियन रुपीस देने का फैसला किया गया, जिसमें पाकिस्तान को पहले उन्होंने 200 मिलियन दिए। और उस पे भी मतलब उनका प्रॉब्लम था, पर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया तो उनको 200 मिलियन बिगिनिंग में दिए गए। और उसी के साथ साथ जो बकाया पैसे थे 550 मिलियन थे वो इंडिया ने देने से इनकार किया। तो इसी बात में महात्मा गांधी जो उनके फाउंडर थे उन्होंने इस बात पे प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो पैसे हैं उनको वापस दिए जाएं। तो जिस बात पे थोड़ा मसला भी हुआ था वहाँ पे, और उन्होंने फिर 500 जो मिलियन थे उन्होंने फिर रिलीज़ किए थे। और उनका बुनियादी इस बात पे कहना था कि हमारे साथ कश्मीर का मसला हल करें, हम फिर बाद में ये पैसे देंगे। बहरहाल उन्होंने 500 मिलियन जो थे वो हमें दे दिए। 50 मिलियन हमारे अभी भी उनके पास रहते हैं। और उसके अलावा फाइनेंशियल जो कोलैप्स था उससे बचने के लिए आदम जी दाऊद ने जो मोहम्मद अली हबीब थे उनसे लोन लिया और लोन लेने की कोशिश की ताकि जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल जो कोलैप्स है उससे। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा गंभीर किस्म का जो इशू था वो था कैनाल वाटर डिस्प्यूट। अब कैनाल वाटर डिस्प्यूट में ये नेचर के हिसाब से बहुत ही बड़ा ख़तरनाक मसला था, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरलिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी मशहूर बात है कि कहते हैं कि जो नेक्स्ट वार है, जो एनातोल लेविन ने अपने किताब पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री में भी ये बात लिखी है। और उसके अलावा जो दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अगर फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर कोई वार लगनी है तो वो पानी के ऊपर लगेगी। ठीक इसी तरह 1948 में पानी का मसला हुआ था। पानी के मसले को इस तरह के जो पंजाब की जो पार्टीशन थी, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की जो पार्टीशन थी उसमें जो पंजाब वाली जो टेरिटरी थी उस टेरिटरी में जो फेरोजपुर जो हेडवर्क है वो सतलज को कंट्रोल कर रहा था, और उसी तरह जो माधोपुर हेडवर्क है वो रावी को कंट्रोल कर रहा था। तो इंडिया ने इन दोनों हेडवर्क से अप्रैल 1 1948 को यहाँ से उन्होंने पानी बंद कर दिया। तो इसी तरह पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने मतलब इंटरनेशनल फोरम से भी ये इस बात को उठाया, क्योंकि पानी के सिवा पाकिस्तान का गुजारा बहुत ही मुश्किल है। और इसी तरह मतलब 1952 में यूजीन ब्लैक भी आए थे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी आए थे, पर ये 1960 में जाके ये मसला रिजॉल्व होता। उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है। तो उसमें आप देखेंगे कि कौन सी तीन रिवर जो थी वो पाकिस्तान को दी गई और कौन सी 3 जो रिवर्स हैं वो इंडिया को दी गई थी। एक और सबसे बड़ा जो ट्रिकलिंग इशू था जो आज तक भी कंटिन्यूड है वो है इशू ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स।
माउंटबेटन ने आखिर में प्रिंसली स्टेट के जितने भी लीडरान थे, जितने भी लोग थे, उनको ये बात ज़रूर कही थी कि आप लोगों की ख्वाहिशात और उसके साथ साथ आपकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उस हिसाब से आपने इंडिया और पाकिस्तान की तरफ मूव करना है। तो ठीक इसी तरह जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने आराम से मूव किया अब पाकिस्तान और इंडिया की तरफ। जो मसला हुआ वो सिर्फ तीन पे हुआ, एक हैदराबाद, जूनागढ़ और उसके साथ साथ कश्मीर पे हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जो कश्मीर की जो पॉपुलेशन है या जूनागढ़ की या हैदराबाद, हम इन तीनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम हैदराबाद को देखते हैं कि हैदराबाद की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी तकरीबन, और उनके जो लीडर थे, निज़ाम थे, उन्होंने पाकिस्तान या इंडिया आने के हिसाब से पाकिस्तान के साथ एक झूठा वादा किया था। पर उन लोगों की जो पर्सनल जो ख्वाहिशात थी वो चाहते थे कि हम मतलब न्यूट्रल रहें, ना हम इंडिया के पास जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के पास जाना चाहते हैं। और ये बात जो है वो शायद अमीन की जो किताब है फॉरेन पॉलिसी पे लिखा हुआ है, ये बात उसमें लिखी है कि वो लोग किसी दोनों की तरफ नहीं आना चाहते थे। पर कुछ किताब वाले ये भी लिखते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं। तो बहरहाल सितंबर 13, 1947 को हैदराबाद पे इंडिया ने अपनी आर्मी लैंड की और उन्होंने हैदराबाद पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो दूसरी एक प्रिंसली स्टेट थी वो थी जूनागढ़। और जूनागढ़ में ये हुआ कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और वहाँ का जो रूलर था वो मुसलमान था। तो उनके मुसलमान और रूलर का कहना ये था कि हम पाकिस्तान की तरफ एक्सीड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो हिंदू जो लीडर्स थे उन्होंने यही बात की कि एक बंदा जो है वो पूरी कौम की जो फेट है या किस्मत है उसे डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसी तरह ठीक 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ की जो स्टेट है उसके ऊपर भी कब्जा किया गया। अब मसला जो सबसे बड़ा जो मसला है जो आज तक भी चल रहा है वो है कश्मीर प्रिंसली स्टेट। अब कश्मीर पे यूँ हुआ कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी मुसलमान थी और वहाँ का जो रूलर था वो हिंदू था, हरि सिंह। तो हरि सिंह का बुनियादी तौर पे मानना ये था कि हम इंडिया की तरफ जाएं, या उनकी टिल्ट जो थी वो इंडिया की तरफ थी। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन का मानना ये था कि हम पाकिस्तान की तरफ मूव करें। तो यहाँ पे जो उनका एक नारा था या उनकी जो एक बात थी कि एक बंदा किस्मत की पूरी जो नेशन की किस्मत है उसे डिसाइड नहीं कर सकता, तो ये रूल वहाँ पे वायलेट हो गया था। और ठीक इसी तरह उन्होंने 27 अक्टूबर 1947 में कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट है उस पर इंडिया ने कब्जा कर लिया था। उसके अलावा एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मसला हुआ जिसमें बड़ी कत्लो गारत हुई, वो मसला था इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़। कि पार्टीशन प्लान जैसे ही फाइनल हुआ, तो पार्टीशन प्लान के फाइनल होने के बाद पाकिस्तान के जो लोग थे वो उन्होंने जो हिंदू थे यहाँ के उन्होंने इंडिया की तरफ मूव करना शुरू किया, और जो इंडिया के जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया। तो इस तरफ ये हुआ कि जो बीच में रास्ते में जो जो वार मॉन्गर्स किस्म के जो लोग थे दोनों तरफ से, उन लोगों ने लोगों को कत्ल करना शुरू किया। और इसमें यहाँ तक जो फिगर बताई जाती है पाकिस्तान के जो हमारे ऑथर्स वो बताते हैं कि 65 लाख जो लोग थे वो पाकिस्तान की तरफ आए, और यहाँ से जो लोग या वापस जो इंडिया की तरफ गए हैं वो 55 लाख गए हैं। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो सिर्फ 10 लाख बढ़ी है, और 10 लाख में से 5 लाख लोग जो थे वो रास्ते में मारे गए। तो इसी तरह जो सिख और मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ थी उन्होंने लाहौर, शेखुपुरा, अमृतसर वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने ट्रेन्स को, शिप्स को लूटा और उसके साथ साथ लोगों को बेदर्दी से मारा। तो ये जो मसला था, उसके बाद ये जो लोग यहाँ पे जो बाकी पहुँचे उनके जो मसले मसाइल थे जिनमें मेडिसन, शेल्टर, ऑक्यूपेशन और बहुत ज़्यादा मसले थे। तो इनको सॉल्व करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जॉइंट मिलिट्री एवैक्यूएशन उन्होंने बनाई, कायद रिलीफ फंड, मिनिस्ट्री ऑफ रेफ्यूजीज़, और इसी तरह उन्होंने इन मसलों को सॉल्व करने की कोशिश की। बंगाली लैंग्वेज जो मूवमेंट है वो एक इतना ख़तरनाक मसला बना, इस मसले की बुनियाद पे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो गया। इस मसले के बुनियाद पे बंगाल के जो लोग थे उनके दिलों में वेस्टर्न विंग ऑफ जो पाकिस्तान है उन लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत हो गई, और ये मसला इतना ख़तरनाक हुआ कि आगे तक ये आखिर तक ये मसला चलता रहा, और यहाँ तक कि पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में 1971 में टूट गया था। अब इस मसले में क्या है उसकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 27 से लेकर दिसंबर 11, 1947 में। उसमें कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बात की कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की एक लिंगुआ फ्रैंका है और उसे हम नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे।
तो इस बात पे बहुत ज़्यादा जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा धरने दिए और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे प्रोटेस्ट किया कि मतलब ये मुमकिन नहीं है और जो हम हैं मतलब हम जो हमारी जो बंगाली जो एक लैंग्वेज है उसे मुकम्मल तौर पे एक इक्वल स्टेटस दिया जाए। और वो उनका बुनियादी तौर पे ये मानना था कि हम मेजॉरिटी में तो हमारी लैंग्वेज को इस तरह आप मतलब पीछे नहीं रख सकते। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उन लोगों को इस मसले को सॉल्व करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप बांग्लादेश की जो लैंग्वेज है वहाँ इस खित्ते की जो अपनी टेरिटरी की अगर आप बंगाली रखना चाहते हैं तो आप भले रखें, पर पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू बनेगी। तो बहरहाल इस मसले को उन्होंने उस अपने दौर में अपने मतलब ज़िंदा होते हुए उन्होंने सॉल्व किया था, पर फॉर्मली ये जो मसला है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जाके सॉल्व हुआ और बंगाली और उर्दू को दोनों का जो लैंग्वेज है उनको पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। इस्लामिक मूवमेंट में ये था कि जो खान गफ़ार खान की जो मूवमेंट थी खुदाई खिदमतकार मूवमेंट, उस खुदाई खिदमतकार मूवमेंट का बुनियादी मकसद ये था कि वो पाकिस्तान की तरफ एक्सीड करना नहीं चाह रहे थे। वो चाहते थे कि हमारा जो एक पख्तूनिस्तान का वो नारा लगा रहे थे, उसके साथ साथ ये जो लोग थे वो कांग्रेस के एलाई थे। तो खान जो थे गफ़ार खान, उन्होंने जो रेफरेंडम जी की जो बात की गई थी उस रेफरेंडम को खान गफ़ार खान ने बॉयकॉट किया। तो उन लोगों का बुनियादी तौर पे उनको अफ़गानिस्तान की भी सपोर्ट थी और इसी तरह नवंबर 25 1954 को जो रेफरेंडम हुआ उसमें केपी ने पाकिस्तान आने की उन्होंने मतलब हामी दी और इसी तरह नवंबर 1954 में जो केपी है वो पाकिस्तान में मर्ज होगी। दोस्तों, इस टॉपिक में अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप इसमें जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप अपना सवाल लिख सकते हैं और उसके साथ साथ आप मुझसे ये सवाल जो भी है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।